वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो दोस्तों अभी कुछ ही दिनों के अंदर आपका डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस फॉर एकेडमिक ईयर 2024-25 स्टार्ट हो जाएगा। तो एडमिशन में सबसे पहली प्रोसेस आपकी होती है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। जैसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अपडेट मिल जाएगा जिससे कि आप आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अभी रजिस्ट्रेशन के अंदर सबसे पहले तो आपको सारी बेसिक डिटेल्स आपकी फिलअप करनी होती है और एंड में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। अभी मैं इधर ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं बस आपको बेसिक डॉक्यूमेंट्स बता दूंगा जिसकी आपको जरूरत होती है फॉर डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस। अभी ये जो डॉक्यूमेंट्स है सिर्फ रजिस्ट्रेशन के नहीं है, जब आपका एडमिशन होगा तब एडमिशन के टाइम पे भी आपको ये डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं। ठीक है, तो मैं सारे ही डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। इसके अंदर रजिस्ट्रेशन के भी डॉक्यूमेंट्स और एडमिशन के भी डॉक्यूमेंट्स है, सारे डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, तो आप ये वीडियो देख सकते हो पूरा, और जब तक आपकी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होती है तब तक आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, क्योंकि एडमिशन स्टार्ट होने के बाद फिर आपको बहुत ही कम टाइम दिया जाता है कोई भी प्रोसेस करने के लिए, तब आपको टाइम नहीं मिलता है कोई भी डॉक्यूमेंट निकालने के लिए। इसलिए आपको अभी से सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। उसके पहले अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको सारी अपडेट्स व्हाट्सएप के अंदर भेज दी जाएगी। तो जैसा कि अभी आप आपके स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको रिक्वायर्ड होता है वो होता है एसएससी मार्कशीट। अभी जैसा कि आप सब जानते होंगे कि अगर आपको डिप्लोमा करना है तो आपको 10th पास होना जरूरी है। तो अभी आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो आपके पास 10th की जो मार्कशीट है वो होनी चाहिए, क्योंकि 10th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी पड़ती है और आपको एडमिशन के टाइम पे भी लगती है। ठीक है, तो 10th की मार्कशीट, एसएससी मार्कशीट सबसे पहले आपके पास मैंडेटरी है। देन उसके बाद नेक्स्ट है एचएससी मार्कशीट। अगर आपने 12th किया है और 12th के बाद अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपको 12th की भी मार्कशीट लगेगी। ठीक है, अभी ये डॉक्यूमेंट सबको नहीं लगेगा, सिर्फ उन बच्चों की ये लगेगा जिन्होंने 12th की है, 10th के बाद 12th के बाद डिप्लोमा, और अभी डिग्री के लिए एडमिशन ले रहे हो अगर आप, तो 10th की भी मार्कशीट लगेगी और 12th की भी मार्कशीट लगेगी। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है डिप्लोमा मार्कशीट। अभी डिप्लोमा में आपको एग्जैक्टली कौन सी मार्कशीट लगेगी? देखिए दोस्तों, डिप्लोमा के अंदर आपने जितने भी सेमेस्टर्स में पढ़ाई की है, आप ये सारे सेमेस्टर्स की मार्कशीट आपके साथ रख सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सारे मार्कशीट लगेंगे। आपको जो फाइनल मार्कशीट मिलती है दैट इज द एग्रीगेट ऑफ 5th एंड 6th सेम, आपको मेनली वही एक मार्कशीट लगती है और वही आपको अपलोड करनी पड़ती है आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर। बट अगर आपके पास सारे होंगे तो आप आपके पास सारे रख सकते हो, क्योंकि अगर बाय चांस एडमिशन के टाइम पे आपको मांग लेते हैं तो आपको दिखाने को आसानी होगी, इसलिए अगर आपके पास होंगे तो आप रख सकते हो। अगर नहीं होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो फाइनल मार्कशीट मिलेगी आपको सिर्फ उसकी ही जरूरत पड़ेगी मोस्टली। तो 3 मार्कशीट आपको रखने हैं, एसएससी मार्कशीट, एचएससी मार्कशीट इफ एप्लीकेबल एंड डिप्लोमा मार्कशीट। ठीक है, देन नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आ जाता है लिविंग सर्टिफिकेट। मैं जानता हूँ अभी आपका जो डिप्लोमा है वो कंप्लीट हुआ है और अभी तक आपको लिविंग सर्टिफिकेट नहीं मिला होगा, बट वो कुछ ही दिनों के अंदर लिविंग सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, क्योंकि जब भी आप एडमिशन करने जाते हो तब आपको उनको लिविंग सर्टिफिकेट देना होता है, तो ही आप उस कॉलेज के अंदर, इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर एडमिशन ले पाते हो। ठीक है, तो लिविंग सर्टिफिकेट आपको एडमिशन के टाइम पे लगेगा। तो जैसे ही आपके कॉलेज के अंदर लिविंग सर्टिफिकेट आ जाता है आप वहां से लिविंग सर्टिफिकेट ले सकते हो। डिप्लोमा की टीसी आपको लगेगी, ठीक है, फॉर एडमिशन पर्पस। तो टीसी के बाद अभी नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आ जाता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अभी डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको क्यों लगता है वो भी मैं बता देता हूँ। अभी दोस्तों जब भी आप रजिस्ट्रेशन करते हो, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको प्रूव करना होता है कि आप महाराष्ट्र स्टेट के कैंडिडेट हो। अगर आप टाइप ए कैंडिडेचर सिलेक्ट करते हो तो वहां पे प्रूव करने के लिए आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट के अंदर ऐसा मेंशन होता है कि ये जो पर्टिकुलर कैंडिडेट है ये महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करता है, इसलिए आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगता है। ठीक है, तो अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि डोमिसाइल सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो वो आ जाता है कास्ट सर्टिफिकेट। अभी ये भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि अगर आपको कॉलेज के अंदर किसी भी तरह की स्कॉलरशिप चाहिए होगी तो आपको पहले प्रूव करना होगा कि आपकी कैटेगरी ये है। अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है, एससी है, एनटीए, एनटीबी, एनटीसी, अगर ऐसी कोई कैटेगरी है आपकी तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। इसलिए आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो ही आप स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स आगे जाके ले सकते हो। देन नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। अभी ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि अगर आप ओबीसी, एससी या फिर एनटीए, एनटीबी ऐसे कास्ट के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है, तो ही आपका आगे
आगे जाके एडमिशन कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर ये डॉक्यूमेंट आप नहीं सबमिट करते हो तो आप जो स्कॉलरशिप है उनके बेनिफिट्स नहीं ले सकते, इसलिए आपको कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट लेके आना है। और कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट के लिए जब भी आप अप्लाई करते हो तो यही एक डॉक्यूमेंट है जिसको आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए आपको ये डॉक्यूमेंट के लिए जल्द से जल्द अप्लाई करना है। बाकी जो छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो जल्दी आ जाते हैं, बट ये कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए जितना जल्दी हो सके आप इस डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अगर आप कैटेगरी के अंदर आते हो तो आपको कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। देन नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आ जाता है EWS सर्टिफिकेट। अभी अगर आप ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट हो और अगर आप EWS के थ्रू अप्लाई करना चाहते हो तो आपको EWS सर्टिफिकेट भी लगेगा। अगर आपकी इनकम स्पेसिफिक लिमिट से कम होगी तो ही आप इसका बेनिफिट ले सकते हो, और अगर आपको EWS के थ्रू अप्लाई करना है तो आपको EWS सर्टिफिकेट भी लगेगा, तो आप ये भी डॉक्यूमेंट निकाल के रख सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है NCL सर्टिफिकेट @2025 मैंने लिखा है। तो NCL मतलब नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट। अगर आप एक OBC कैंडिडेट हो तो आपको NCL सर्टिफिकेट भी लगेगा, और आपका जो NCL सर्टिफिकेट है वो 2025 तक वैलिड होना चाहिए। अभी NCL सर्टिफिकेट के अंदर ही आपको नीचे दिया गया होता है कि आपका जो सर्टिफिकेट है कितने दिनों तक वैलिड है, तो आप ध्यान रखिए कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड होना चाहिए। कोई बच्चे क्या करते हैं, इनवैलिड सर्टिफिकेट सबमिट कर देते हैं, फिर उन्हें वो डॉक्यूमेंट वापस दे दिया जाता है, फिर उन्हें वो डॉक्यूमेंट फिर से निकालना पड़ता है। इसलिए अगर आपके पास NCL सर्टिफिकेट होगा तो आप उसकी वैलिडिटी चेक कीजिए। अगर वो इनवैलिड हो चुका है तो आपको एक नया नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट निकालना होगा जो कि 2025 तक वैलिड होना चाहिए, या फिर उससे ज़्यादा भी रहा तो चलेगा, ठीक है। तो अगर आप OBC से बिलोंग करते हो तो आपको ये भी डॉक्यूमेंट लगेगा। देन नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है दैट इज इनकम सर्टिफिकेट। अभी अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए होगी तो आपको पता होगा कि आपकी जो फैमिली इनकम है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए, तो ही आप किसी भी स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हो, बेनिफिट्स ले सकते हो। तो आपको इनकम सर्टिफिकेट भी लगेगा अगर आप स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स लेना चाहते हो, और इनकम सर्टिफिकेट के ऊपर भी वैलिडिटी डेट होती है, तो आपको उसकी भी वैलिडिटी चेक करनी है। अगर वो वैलिड होगा यानी कि @2025 तक वैलिड होगा तो वो चल जाएगा, बट अगर उसकी वैलिडिटी डेट जा चुकी है तो आपको एक नया इनकम सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा जो कि वैलिड होना चाहिए। अगर 2025 तक रहा या फिर उससे ज़्यादा सालों तक वैलिड रहा तो वो डॉक्यूमेंट चल जाएगा, ठीक है। मोस्टली आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है 1 साल तक ही वैलिड रहता है, इसलिए आपको उसकी वैलिडिटी चेक करनी है। अगर आपको बाद में पता चलेगा कि वो इनवैलिड है तो आपको वो एडमिशन के टाइम पे फिर से निकालना पड़ेगा, ठीक है, और तब टाइम नहीं रहता है। इसलिए आप अभी से सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लीजिए। मैंने अभी तक पीछे जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताए सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से चेक कर लीजिए। देन नेक्स्ट आ जाता है आपका बर्थ सर्टिफिकेट। तो दोस्तों अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप वो भी आपके साथ रख सकते हो। अभी बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत आपको क्यों पड़ती है, जब भी आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हो तब आपको उसके अंदर प्रूफ करना पड़ता है कि आप महाराष्ट्र स्टेट की कैंडिडेट हो। तो अगर आपके बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर ऐसा मेंशन है कि आपका जो स्टेट है वो महाराष्ट्र है तो वो आपके काम में आ सकता है, और अगर ऐसा भी मेंशन है कि आपकी नेशनलिटी इंडियन है तो आप बर्थ सर्टिफिकेट आपके साथ रख सकते हो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग के टाइम पे आपको वो डॉक्यूमेंट लग सकता है, इसलिए आप आपके साथ रख सकते हो। देन उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आ जाता है आपका अलॉटमेंट लेटर। अब ये अलॉटमेंट लेटर क्या है, आप में से बहुत से जनों ने ये नाम पहली बार सुना होगा, अलॉटमेंट लेटर। अभी जब भी आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हो उसके बाद आपके कैप राउंड्स स्टार्ट हो जाते हैं। अभी अलॉटमेंट लेटर की ज़रूरत आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग के वक्त नहीं पड़ती है, उसकी ज़रूरत आपको एडमिशन के टाइम पे लग सकती है। तो कैप राउंड के अंदर जब भी आप ऑप्शन फॉर्म फिल करते हो, यानी कि ऑप्शन फॉर्म के अंदर आपको कॉलेजेस के नाम पुट करने होते हैं जो भी आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको लग सकते हैं। तो आप जो भी कॉलेजेस के नाम पुट करते हो उसमें से अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है तो वो आपको पता चलता है थ्रू अलॉटमेंट लेटर। तो अलॉटमेंट लेटर आपका लॉगिन के अंदर आ जाता है, तो वहाँ से आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना पड़ता है, और वो अलॉटमेंट लेटर आप यूज़ करते हो एडमिशन के टाइम पे। क्योंकि आप जब कॉलेज के अंदर एडमिशन करने जाते हो तो एक्चुअली उन्हें पता होता है कि आपको ये कॉलेज अलॉट हुआ है, बट फिर भी आप आपकी तरफ से आपका अलॉटमेंट लेटर आपके साथ रख सकते हो, जिससे कि आपको एडमिशन के टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कुछ इस तरह से दिखता है आपका अलॉटमेंट लेटर, जिसके अंदर आपका स्टेट लेवल जनरल मेरिट नंबर मेंशन होता है, आपका कास्ट GMN मेंशन होता है, फिर उसके बाद आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ, आपको कौन सा सीट टाइप अलॉट हुआ, फिर उसके बाद आपको कौन सी ब्रांच अलॉट हुई, ये सब कुछ आपको अलॉटमेंट लेटर के अंदर देखने को मिल जाएगा। देन नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है गैप सर्टिफिकेट। अभी आपके एजुकेशन के अंदर कभी भी कुछ गैप आया होगा,
जैसे कि सपोज आपने 10th किया है, उसके बाद कुछ गैप आया है, या फिर आपने डिप्लोमा किया, फिर अभी 1 साल का या फिर 2 साल का आपने गैप लिया, तो आपको गैप सर्टिफिकेट मांग सकता है। इसलिए आपके पास गैप सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अगर आपके एकेडमिक्स के अंदर गैप होगा तो उन्हें बताना पड़ेगा कि आखिर आपने गैप क्यों लिया, तो आप गैप सर्टिफिकेट ज़रूर निकाल के रख सकते हो। अगर आपके एकेडमिक्स के बीच में गैप होगा तो आप गैप सर्टिफिकेट निकाल के रख सकते हो। मैंने ब्रैकेट में इफ एप्लीकेबल इसलिए लिखा है क्योंकि जिन बच्चों ने गैप लिया है सिर्फ उन्हीं बच्चों को ये डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, एल्स नहीं पड़ेगी, ठीक है। देन नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की अगर हम लोग बात करें तो वो होता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अभी माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत आपको क्यों पड़ती है? माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत आपको इसलिए पड़ती है कि अगर आप किसी एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांग सकते हैं। इसलिए आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अगर आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। कुछ ही दिनों के अंदर आपको आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है, ठीक है। इसलिए अगर आपके पास होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं होगा तो अप्लाई करके रखिए, क्योंकि अगर आपको एडमिशन के टाइम में मांग लिया और अगर आपके पास नहीं होगा तो फिर तब प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। इसलिए अगर आपके पास नहीं होगा तो आप अभी से निकाल के रख सकते हो। देन जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आ जाता है वो होता है इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट। अभी ये मोस्टली किन बच्चों को लगेगा? जो भी बच्चों ने उनका डिप्लोमा एटोनॉमस कॉलेज से किया है और वो अभी किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनको इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ सकती है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 100% जरूरत पड़ेगी ही, पड़ सकती है, ठीक है। इसलिए अगर आपके पास इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट होगा तो वो अच्छी बात है, अगर नहीं होगा तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आपका इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अभी इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट आपको ये बताता है कि आपके जो एटोनॉमस कॉलेज के कोर्सेस है और जो MSBT के कोर्सेस है वो कैसे एक दूसरे से इक्विवेलेंट है, वही आपको इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट बताता है। इसलिए आपके पास इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है प्रोविजनल डिप्लोमा सर्टिफिकेट। अभी मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, अगर आपको पॉसिबल होगा तो आप ये डॉक्यूमेंट निकाल के रख सकते हो। वैसे इसकी ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है। प्रोविजनल डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपको ये बताता है कि आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया है थ्रू दिस ब्रांच एंड थ्रू दिस कॉलेज, ठीक है। वैसे इसकी ज़रूरत आपको ज़्यादा नहीं पड़ेगी। देन नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है 2-3 फोटोकॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अभी तक मैंने जितने डॉक्यूमेंट्स बताए वो सारे डॉक्यूमेंट्स की 2-3 फोटो कॉपीज यानी कि जेरोक्स कॉपीज आप निकाल के रख सकते हो, क्योंकि एडमिशन के टाइम पे आपको इधर जेरोक्स दो उधर जेरोक्स दो कह सकते हैं वो लोग, इसलिए आपको जेरोक्स कॉपी निकाल के रखनी है सारे डॉक्यूमेंट्स की। मैंने अभी तक आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताए उन सारे डॉक्यूमेंट्स की। देन नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट साइज फोटोज। अब ये पासपोर्ट साइज फोटोज भी आपको लगते हैं जब भी आप एडमिशन करते हो तो आपको वो बोलेंगे इधर फोटो चिपका उधर फोटो चिपका, इसलिए आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। अभी जो रूल है उसके अकॉर्डिंग आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो 3 महीने के अंदर क्लिक किया होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपका फोटो बहुत ही ज़्यादा पुराना है तो अभी आप नया क्लिक कर सकते हो, जो कि 3 महीने का अगर गैप होगा तो चलेगा, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे फॉर डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस 2024-25। अगर ऐसा कुछ अपडेट आता है कि आपको और सर्टिफिकेट लगेंगे या फिर कुछ सर्टिफिकेट कम हो जाएंगे तो वैसी अपडेट्स आपको दे दी जाएगी। इसलिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आज की जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आने वाली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको कॉलेजेस की लिस्ट बनाने में कुछ हेल्प चाहिए होगी तो नीचे मैंने कंसल्टेंसी का फॉर्म दिया है, वो फॉर्म आप लोग फिलअप कर सकते हो, जिससे कि मैं खुद आपको प्रॉपर एनालिसिस करके आपकी सीट मैट्रिक्स का, आपका जो कट ऑफ है, आपका जो परसेंटेज है, आपका जो स्टेट लेवल जनरल मेरिट नंबर है, उन सब का एनालिसिस करके आपको प्रॉपर लिस्ट बना के दे दूंगा। तो आप वो फॉर्म फिलअप कर सकते हो अगर आप चाहे तो, ठीक है। बाकी आज की जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आने वाली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।